अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी पानी पर तैरते हुए शहर के बारे में सुना है? रोमानवी फिल्मों और कहानियों का सबसे पसंदीदा मुकाम इटली का शहर वेनिस, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। सारे का सारा पानी पर तामीर किया गया है। लेकिन ये सब इन्होंने कैसे किया और पानी का ये अनोखा शहर कैसे वजूद में आया? आइए आज इसकी तारीख पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 452 की, जब रोमी सल्तनत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। शुमाली इटली पर दुश्मनों का हमला हो चुका था। कई शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे, जिससे मकामी लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। ये लोग साहिल से बिल्कुल दूर एक झील की तरफ चले गए और कई छोटे छोटे जजीरों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ये एक ऐसा फैसला था जिसने बिल आखिर न सिर्फ इनकी जान बचा ली, बल्कि इनका मुस्तकबिल भी हमेशा के लिए महफूज कर दिया। तमाम तर मुश्किलात का मुकाबला करते हुए यहाँ पर आकर बसने वाली इस छोटी सी तहजीब ने आखिरकार इंजीनियरिंग के सबसे हैरान कुन कारनामों में से एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी इस दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वेनिस एक ऐसा शहर है जहाँ ना तो सड़कें हैं न जमीन। इसके बावजूद वेनेशियन यानी इस शहर के बासियों ने एक कीचड़ की दलदल को अपने वक्त के सबसे ताकतवर और अमीर तरीन शहर में तब्दील करने का अज़्म किया और इसमें कामयाब हो गए। सैकड़ों जजीरों को मिलाने के लिए इनमें बने हुए पुलों और नहरों की मुनफरिद तरतीब ने इटली के शहर वेनिस को नाकाबिले यकीन हद तक काबिले रसाई बना दिया। वो जजीरे जहाँ एक वक्त में बाकी मुल्क के तमाम लोगों का पहुँचना मुश्किल था, वहाँ के रहने वालों ने अपने जजीरों की मदद से ऐसा खूबसूरत शहर तरतीब दिया जो देखते ही देखते एक कारोबारी मरकज बन गया। दोस्तों, इस शहर को तामीर करना यकीनन अपने आप में ही किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की दुनिया का एक नाकाबिले यकीन डिजाइन था, जिसमें अगर पूरे शहर पर एक नजर डाली जाए तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये तामीरात पानी के जजीरों पर की गई हैं। ऊपर से देखने पर कुछ नजर नहीं आता कि सतह जमीन पर क्या मौजूद है। यही वजह थी कि जब इन जजीरों पर पनाह लेने वाले अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अगर इन्हें अपने घर तामीर करने हैं, दुकानें बनानी हैं या कोई भी ऐसी इमारत जो इनके काम आ सकती है, इसके लिए इन्हें बदतरीन सतह जमीन का सामना करना पड़ा। जिन जजीरों पर वो रह रहे थे वो बहुत छोटे और दलदली जजीरे थे, जो सारे के सारे बेहद नरम मिट्टी के बने हुए थे और बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक इंसान का वजन बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन इस इतनी बड़ी मुश्किल से भी इन लोगों का मोराल डाउन नहीं हुआ। अपने लिए एक शहर की तामीर और इसमें बनाई जाने वाली इमारतों की बुनियादें मजबूत करने के लिए इन लोगों ने क्रोशिया के जंगलात से लकड़ी के बड़े बड़े ढेर इकट्ठे किए और इन्हें जमीन में दबाने के लिए हथौड़े मारना शुरू कर दिए। इन्होंने इन लकड़ी के ढेरों को तकरीबन 5 मीटर गहरा किया, यहाँ तक कि वो मिट्टी की ज्यादा सख्त तह में पहुंच गए। इन लकड़ी के ढेरों ने सतह जमीन को बेहद मजबूती दी और इन ढेरों को एक दूसरे के करीब बांधकर इर्द गिर्द की मिट्टी को सुकेड़ दिया गया। पानी को बाहर धकेल कर इसे बहुत मजबूत बनाया गया। एक मरतबा जब ये ढेर मजबूती से जमीन में फिट आ गए तो इनके ऊपर मौजूद चोटियों को काट दिया गया और इन पर बोझ को फैलाने के लिए ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए। इसके बाद पानी के ऊपर बुनियादों को ऊंचा करने के लिए स्ट्रेन पत्थर के खसूसी ब्लॉक्स रखे गए। ये डिजाइन बासलाहियत इंजीनियरिंग की एक मिसाल था, क्योंकि लकड़ी के ढेरों को हवा से बचाने के लिए अच्छी तरह से बंद कर दिया गया था और इन्हें गलने सड़ने से रोक दिया गया था। नाज़रीन, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज तक इतने सालों बाद भी तकरीबन लकड़ी के ये तमाम ढेर अच्छी हालत में हैं और आज ये पूरे शहर को संभाले हुए हैं। एक बार सही तरीके से बुनियाद डालने के बाद वेनिस के बाशिंदों ने खुद अपनी जरूरत की इमारतें तामीर की। इस शहर के लोग शुरू में अपने घरों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कई मरतबा आग लगने के वाकयात के बाद इनके घर ईंटों में तब्दील हो गए। इमारतों को मुमकिन हद तक हल्का रखने के लिए इन्हें 3 मंजिला से ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया गया। सीमेंट की बजाय चूने के मार्टर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये सीमेंट के मुकाबले में ज्यादा लचकदार होता है। घरों की अंदरूनी दीवारें एक क्रॉस पैटर्न में बनाई गई थी जो ट्रेलिस की तरह झुक जाएंगी, जबकि दूसरी दीवारें जिनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां और पत्थर के खूबसूरत डिजाइन थे बहुत ज्यादा भारी हो गई थी, जिसका हल इन्होंने ये निकाला कि इन्हें लोहे की सलाखों का इस्तेमाल करते हुए फर्श में जोड़ दिया गया ताकि पूरी इमारत को एक साथ रखने में आसानी हो। इसी तरीके ने वेनेशियों के लिए अच्छा काम किया और जल्द ही इस तरह झील के इर्द गिर्द कई जजीरे कायम हो गए। ज्यादातर शहरों की तरह बाहर की तरफ फैलने की बजाय ये जजीरे एक दूसरे में फैल गए। शुरू में इन जजायर के दरमियान से गुजरने के लिए कश्तियां ही वाहिद रास्ता थी, लेकिन आखिरकार जजीरे एक दूसरे के करीब होते गए और बहुत से लोग कम पानी पर से गुजरने के लिए घोड़े इस्तेमाल करने लगे। पानी से घिरा हुआ होने के बावजूद वेनिस के बाशिंदे इस पानी से जरा सा भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इंतहाई नमकीन और नाकाबिले बर्दाश्त पानी था जो पीने के काबिल नहीं था। कुदरती चश्मों या दरियाओं से ताजा पानी जमा करने के लिए और अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इस शहर के
نواسیوں نے کشتیوں پر انحصار کیا، لیکن 1,70,000 لوگوں کی آبادی کے ساتھ پانی کی مانگ بہت زیادہ ہو گئی اور وینیشین انجینئرز کو پھر سے کچھ تخلیقی کام کرنا پڑا۔ شروع سے ہی وینیشین جزائر اس طرح بنائے گئے تھے کہ ان کے ارد گرد کئی چوک تھے جو شروع میں جانوروں کے چرنے کے لیے خالی میدان تھے۔ شہریوں کا خیال یہ تھا کہ ان چوکوں کو بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اب انہوں نے میٹھا پانی حاصل کرنے کے لیے پورے چوک کے نیچے بڑے حصے کو کھود ڈالا اور دیواروں کو واٹر پروف بنانے کے لیے مٹی کی ایک موٹی تہ کا استعمال شروع کیا۔ اس کے بعد اس جگہ کو ریت اور پتھروں سے بھر دیا گیا اور سطح کو ٹائلوں سے دوبارہ بنایا گیا جو پانی کو اس مربع نما جگہ کے ہر کونے کی طرف لے جائے گی۔ وہاں سے بارش کا پانی بیسن میں جاتا تھا اور آہستہ آہستہ ریت اور پتھروں سے چھانا جاتا تھا جب تک یہ چوک کے بیچ میں واقع مرکزی کنویں تک نہ پہنچ جائے۔ پانی جمع کرنے کے لیے اور سطح کے رقبے کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے قریبی عمارتوں کی چھتوں پر گٹر لگائے گئے تھے جو پانی کو چوک اور نالوں میں لے جاتے تھے۔ اس کے بعد وینس شہر کے ارد گرد 600 سے زیادہ کنویں بھرے جانے لگے جو پورے شہر کے پانی کے استعمال کے لیے کافی تھے۔ ایک بار پھر وینیشین انجینئرز نے اپنے شہر کو بچانے کے لیے ایک شاہکار بنایا، لیکن ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ موجود تھا۔ وہ یہ تھا کہ شہر بھر کے فضلے کا کیا انتظام کیا جائے۔ اس وقت تک لوگ اپنا سارا فضلہ کھڑکی سے باہر پھینک دیا کرتے تھے کیونکہ نیچے تو پانی ہی ہوتا تھا اور اس پانی سے کچھ نہر میں جا گرتا تھا، لیکن وہ لوگ جو نہر کے قریب نہیں رہتے تھے، یعنی ایسے گھر جو کناروں پر نہیں بنے تھے بلکہ پیچھے کی طرف تھے، ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا۔ پیشاب، پاخانہ اور سڑا ہوا کھانا سب گلیوں میں ڈال دیا جاتا تھا جو کہ گل سڑ کر خود ہی ختم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ 16ویں صدی میں وینیشینز نے زیر زمین سرنگوں کا ایک جال بنانا شروع کیا جو ہر عمارت سے فضلہ اکٹھا کر کے اسے نہر میں بہا دے گا۔ جب جھیل کی لہر نیچے ہوتی تھی ٹھوس فضلہ نیچے جمع ہو جاتا تھا اور مایا قدرتی طور پر نہروں میں بہہ جاتا تھا۔ پھر جب لہر واپس اٹھتی تو یہ سرنگوں میں سیلاب کی طرح آ جاتی اور ٹھوس فضلے کو نہر میں کھینچ لے جاتی۔ دن میں 2 بار آنے اور باہر لے جانے والی لہر کی حرکت گندے پانی کو سطح سمندر کے میٹھے پانی سے بدل دیتی تھی جو وینس شہر کے تمام فضلے کو بہا دیتی تھی۔ انتہائی نمکین پانی نے ایک مضبوط جراثیم کش کا کام کیا اور اس نظام کی وجہ سے پورے شہر کی سڑکیں صاف ہو گئیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ تمام ناقابل یقین انجینئرنگ جس نے وینس شہر کو بنایا وہ آج بھی جوں کی توں موجود ہے۔ یہاں موجود پل، نہریں اور عمارتیں سبھی قدیم آثار کی علامت ہیں جو آج بھی سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔